नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर स्वामी शंकरानंद सरस्वती, महामृत्युंजय प्राकृतिक चिकित्सालय सरनाखेड़ी सफीदों से आज पेट से ही संबंधित एक अन्य विषय पर, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, कब्ज के ऊपर कुछ अपने अनुभव और विचार आपके साथ में साझा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आज हमारी जनसंख्या का 80% भाग इस कब्ज की समस्या से पीड़ित है। कब्ज का अर्थ है कॉन्स्टिपेशन, कोष्ठबद्धता, मल का शरीर से सही समय पर निष्कासन न होना। और इस कब्ज के कारण हमें अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। आप सभी लोग जानते हैं, तो सर्वप्रथम इसके संक्षिप्त कारणों पर विचार कर लीजिए। कब्ज होती क्यों है? कब्ज प्रायः उन लोगों को होती है जिनका शारीरिक श्रम नहीं के बराबर है। दूसरा कारण है अनुचित आहार विहार। हम स्वाद के चक्कर में ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो पाचन में अत्यंत कठिन होती हैं, और पाचन सही न होने के कारण कब्ज की समस्या होती है। बहुत सारी जैसे मैदा आदि की चीज़ें जो हमारी आंतों में चिपक जाता है, उसके कारण भी कब्ज की समस्या होती है। इसके अतिरिक्त कई बार स्थान अभाव के कारण या समय अभाव के कारण, जब समय पर हम शौच क्रिया के लिए नहीं जा पाते और मल अंदर ही पड़ा पड़ा सूख जाता है, तो भी कब्ज की समस्या हो जाती है। इसके अतिरिक्त जिनको शुगर जैसे रोगों की शिकायत है, मधुमेह के जो पीड़ित लोग हैं, उनको भी प्रायः देखा गया है कि कब्ज की समस्या होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा दर्दनाशक दवाओं का सेवन करते हैं, उनका भी जो पाचन तंत्र है वो खराब हो जाता है, और उसके कारण भी कब्ज की समस्या होती है। कब्ज की समस्या होने पर आप जब फ्रेश होने जाएंगे तो ठीक से फ्रेश नहीं होंगे। शरीर में भारीपन बना रहना, पेट में भारीपन और कभी कभी दर्द, गैस बनना, भूख न लगना, बेचैनी होना, ये सारे कब्ज के लक्षण हैं। कब्ज को दूर करने के लिए भी बहुत सारे लोग इस प्रकार की दवाओं का सेवन करते हैं, जिनके लेने से एक तरह का एडिक्शन हो जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है। जैसे कई ऐसे चूर्ण खाते हैं कब्ज को दूर करने के लिए, जिसमें कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आदत डाल देती हैं। और जब तक वो लोग वो वाला चूर्ण नहीं खाएंगे, तब तक उनका पेट साफ नहीं। इसी तरह से जैसे गांजा है, भांग है, अफीम है, इस तरह की चीज़ों का, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, उनके पेट में भी कब्ज की शिकायत आम देखी जाती है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण आपको बिंदु इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, आप लोग जानते होंगे। योग की भाषा में मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक 7 चक्र हैं। तो ये जो हमारी नाभि है, मणिपूरक चक्र, जिसको सोलर प्लेक्स भी बोलते हैं, तो इसको सोलर प्लेक्सिस क्यों कहा जाता है? ये हमारे शरीर में बिल्कुल जैसे ब्रह्मांड में सूर्य का काम है, ऐसे ही हमारी नाभि में, इस प्लेक्स पे, इस चक्र पे अग्नि तत्व है, और जो हमारी पाचन की प्रक्रियाएं हैं उसको ये नियंत्रित करता है।
कई बार जब ये नाभि, और इसको कहीं नाभि भी बोलते हैं, कहीं धरन भी बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं में आप इसको जानते होंगे। जब ये डिस्टर्ब होती है, डिस्टर्ब का मतलब है, मैं आपको बता दूं, जैसे आप सीधे लेट जाएं और जो नाभि है उस पर आप अंगूठा या 2 उंगली रख कर के हल्का सा प्रेशर दें, तो वहाँ एक तरह की धड़कन होगी, थ्रॉबिंग होगी, धक धक धक। अगर वो सेंटर में हो रही है थ्रॉबिंग, तो समझ लीजिए आपकी धड़न ठीक है। लेकिन कई बार आप पाएंगे कि या तो वो धड़कन जो है वो थ्रॉबिंग उसके नाभि से ऊपर की ओर हो रही, या बिल्कुल नीचे की हो रही है, या दाहिने या बाएं तरफ हो रही है। तो जब ये नाभि डिस्टर्ब हो जाती है, जब इसका केंद्र परिवर्तित हो जाता है, तो अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। जैसे अगर ऊपर की ओर आपकी ये धड़न खिसक गई, तो आपका पेट भरा भरा हुआ लगेगा, दर्द भी हो सकता है, वोमिटिंग का, नौसिया जैसे जीम चलाने की स्थिति हो जाती है। जब ये आपकी धड़न नीचे की ओर खिसक जाती है तो लूज मोशंस हो जाते हैं, बार बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। दाहिने बाएं होने से भूख कम लगना, पेट में भारीपन रहना, बहुत ज़्यादा अकड़न होना, पेट में दर्द होना। तो कई बार मैंने देखा है, बहुत सारे लोग आते हैं, अगर उनको लूज मोशन शुरू हुए और वो तरह तरह की दवाइयाँ लेने लगते हैं, ऐसी अवस्था में अगर हम उनकी धड़न को पाते हैं कि ये डिस्टर्ब है और हम उसको सेट कर लेते हैं, तो वो समस्या दूर हो जाती है। तो ये मैं आपको बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आप स्वयं अपने हाथ से ही अपनी धड़न को चेक कर सकते हैं। ये आपके दोनों हाथ हैं, इनको इस तरह से मिलाइए। ये जो आपकी हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा एक दूसरे के बिल्कुल सामने हो, और जो आपके दोनों हाथों की कनिष्ठिका माने छोटी उंगली है, उसके पोरों की लाइन को एक दूसरे से मिला लीजिए इस तरह से। अगर ये अब बिल्कुल ये हृदय रेखा भी अपनी सीध में है, पोरों की 3 जो लाइनें हैं वो भी अपनी अपनी सीध में हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी धड़न ठीक है। अगर ये इस तरह से हैं या इस तरह से हैं, तो समझ लीजिए आपकी धड़न डिस्टर्ब है। इसको ठीक करने के लिए भी हमारे यहाँ परंपरागत बहुत तरह के साधन करते आए हैं लोग। कोई लोग मसल करके इससे संबंधित जो नाड़ी हैं उन पे प्रेशर करके इसको ठीक करते हैं। कई लोग लोटा आदि का प्रयोग करते हैं। हमने भी बचपन में एक बार अनुभव किया था, तो एक आदमी ने जलता हुआ दीपक रखा और उसके ऊपर लोटा रखा, उससे एक गैस बनती है और वो इस तरह से वो खिंचाव करती है और उसको सेट करने में मदद करती है। लेकिन वो प्रयोग बड़ा ख़तरनाक होता है। कई बार वो इतना ज़ोर से चिपक जाता है कि हिलाने से कहीं वो अंदर वाला दीपक गिर गया तो आदमी का पेट भी जल सकता है या जल जाता है। तो उसके लिए मैं आपको सरल उपाय बता रहा हूँ। एक तो सीधे खड़े होकर के दोनों पाँव के अंगूठे मिला के हाथ यहाँ रखिए और इस तरह से हाथ को 3 बार, ये 1 2 3, इसी तरह दूसरा हाथ 1 2 3। अगर ये एक्सरसाइज आप खाली पेट करते हैं तो अगर आपकी धड़न डिस्टर्ब होगी तो आपको तत्काल उसमें राहत मिलेगी। और एक चीज़ मैंने नोट की है कि जब आपकी धड़न डिस्टर्ब होती है तो आपकी पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द और ऐंठन होती है, वो भी एक लक्षण है, तो आपको चेक कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसे उत्तान पादासन, पवन मुक्त आसन, भुजंग आसन, ये आसन भी हमारी धड़न को ठीक करने में बहुत सहायक हैं। इन सब बातों के अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनकी कब्ज नहीं टूटती है, एक तो वो बहुत सारे लोग पानी का प्रयोग कम करते हैं। भोजन और पानी का जो प्रयोग करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं। वस्तुतः भोजन यहीं से कब्ज की जड़ शुरू होती है। जब आप भोजन करते हैं ना, तो भोजन को खूब अच्छी तरह चबा चबा के माने वो बिल्कुल रस के रूप में परिवर्तित हो जाए आपके मुंह में ही। हमारे यहाँ एक कहावत है कि भोजन को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी, लेकिन ये बड़ी सच्चाई है।
भोजन को पीने का मतलब ये है कि आप उसको इतना चबा दें कि वो रस की तरह से आपके भोजन नलिका में चला जाए, आपको निगलना ना पड़े। हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी में भोजन करते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बहुत बार हम इस तरह की गलती करते हैं कि भोजन करते समय खा तो रहे हैं लेकिन हमारा मन या तो टीवी में है या अखबार में है या मोबाइल में है या कहीं और है। उससे जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होता है और हमें पता ही नहीं लगता है कि हम कितना भोजन कर गए। इस चक्कर में हम आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं या आवश्यकता से कम भोजन करते हैं। तो एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन एकांत में और पूरा ध्यान आपका भोजन पे होना चाहिए और भोजन को खूब अच्छी तरह चबा के उसको ग्रहण कीजिए। अब बीच में कई बार प्यास लगती है, तो अगर आपको भोजन के बीच में प्यास लगती है तो केवल 1-2 घूंट पानी आप पी लीजिए। लेकिन आप साथ के साथ, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि भाई भोजन करते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, उसमें क्या होता है कि जो आपके पाचक रस हैं साथ साथ पानी पीने से उनकी शक्ति कम हो जाती है, वो डाइल्यूट हो जाते हैं और जब पाचन सही नहीं होगा तो कब्ज बननी ही बननी है। तो एक तो भोजन आपका महत्वपूर्ण है, भोजन करने का ढंग और बीच में पानी का प्रयोग। और तो इस तरह से तो पानी बीच में लोग पी लेते हैं, वैसे पानी नहीं पीते। तो जब आप भोजन कर चुकेंगे आधा पौन घंटे के बाद आपको खुद प्यास लगेगी, तब आप पानी पीजिए। सवेरे प्रातःकाल उठिए, उसको हम उषा पान बोलते हैं। आप सबसे पहले तांबे के लोटे में रखा हुआ जल हो तो बहुत अच्छा है, या सामान्य रूप से भी जो आप रख रहे हैं, ठंडा नहीं होना चाहिए, फ्रिज का पानी नहीं होना चाहिए, सामान्य है, सामान्य तापमान पे तो भी ठीक है। और अगर आप हल्का सा गुनगुना नवाया पानी पी लें तो बहुत ही अच्छा है। और उसको पीकर फिर आप 10-20-50 कदम टहल करके फिर आप फ्रेश होने के लिए जाएं, शौच आदि के लिए जाएं, तो आपका पेट बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाता है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण सावधानी है भोजन करने में। आप ऐसी चीज़ों का उपयोग, जैसे ये फ्राइड चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च, बहुत ज़्यादा खटाई, ये सारी चीज़ें हमारे संतुलन को बिगाड़ती हैं। तो एक तो खान पान पे आप विशेष ध्यान दीजिए, नाभि केंद्र पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा हमारे रसोई में ही हमारा औषधालय होता है, जैसे जिसमें जीरा है अजवाइन है, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पेट के लिए बहुत ही, सौंफ है, ये सारी चीज़ें हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो इन चीज़ों का उपयोग सही मात्रा में सही ढंग से होना चाहिए। और वनस्पतियों में आजकल वर्षा ऋतु है तो इसमें पुनर्नवा, जिसको आप साठी भी बोलते हैं, खेतों में बहुत जगह खड़ा हुआ मिल जाएगा। पुनर्नवा और एक लीवर के लिए बहुत अच्छी ज़बरदस्त दवाई है जिसको हम बोलते हैं भूमि आंवला। उसके पत्ते बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और पीछे दाने दाने से लगे रहते हैं। अगर इन दोनों को कूट करके और इनका उबाल करके इनके पंचांग का आप काढ़ा पिएं तो ये कब्ज को दूर करने में बहुत ज़्यादा कारगर हैं। एक और वनस्पति बड़ी महत्वपूर्ण है जिसको हम बोलते हैं मकोए। कहीं मकोए बोलते हैं, कहीं मकोइया बोलते हैं, कहीं पलपोटन बोलते हैं। अलग अलग जगहों में वो पौधा छोटा छोटा कहीं भी उग जाता है और आप लोगों ने देखा होगा उसमें गुच्छे गुच्छे 2 तरह के बिल्कुल छोटे काली मिर्च की तरह छोटे छोटे फल आते हैं, लाल और काले, 2 तरह के, मतलब नीले या काले वो फल आते हैं। तो उसकी पत्तियों की अगर आप भुजिया बना के, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, 1 चम्मच देसी घी में उसके पत्तों को अच्छी तरह से बढ़िया से धो लें। उसके बाद में जैसे भुजिया बनाते हैं उसको भून दें और उसमें हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा नमक, और सेंधा नमक हो तो और अच्छा है, और साथ में जीरा अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगातार और उसको रोटी के साथ में आप खा लें जैसे सब्ज़ी खाते हैं, स्वादिष्ट भी लगेगा
तो अगर आप 15 दिन लगभग 15 दिन आप इसका सेवन करें तो पुरानी से पुरानी कब्ज़ टूट जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं तो पेट पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि पेट से फिर तमाम तरह के रोग बढ़ते हैं। तो अगर आप इन सावधानियों को बरतेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप इस कब्ज़ रूपी समस्या से निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।